हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बेहतर और अच्छे होंगे। तो जैसे कि इस समय हम रोज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लेकर आ रहे हैं। इससे पहले भी कल भी 2 वीडियोज़ आई थी। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो जाके पहले वो देख लीजिएगा, फिर इस वाली वीडियो को देखिएगा। मैं तो कह रहा हूँ जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ना, उतना आपके काम आने वाली है सारी चीज़ें। तो स्टार्ट करते हैं। आज नए क्वेश्चन देखते हैं, नए क्वेश्चन में किस तरह के ये क्वेश्चन होने वाले हैं, उन सब पे आज डिस्कस करते हैं। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको लिखना है एनालाइज एनी 2 फैक्टर्स दैट वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रेट डिप्रेशन इन अमेरिका ड्यूरिंग 1929। 1929 के दौरान में अगर हम देखें तो ग्रेट डिप्रेशन आया था। डिप्रेशन मतलब होता है कि हाँ, आपने देखा होगा कि अमेरिका के अंदर ना एक समय में वो आया था, क्या बोलते हैं, आर्थिक स्थिति, आर्थिक संकट कहते हैं। ग्रेट से डिप्रेशन को हिंदी में बोलते हैं आर्थिक संकट। तो अमेरिका में 1929 के दौरान ना हमें आर्थिक संकट देखने को मिलता है। तो वो बोल रहा है कि आप मुझे एनालाइज कीजिए कि वो 2 फैक्टर बताइए ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, ऐसे 2 फैक्टर बताइए ऐसा क्यों हुआ। तो उस पर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है ग्रेट डिप्रेशन से, तो आप करके जाइएगा। ठीक है, क्योंकि देखो मैं फिर से कह रहा हूँ कि पेपर में कुछ भी लिख के आइएगा उस टॉपिक से रिलेटेड, मगर लिख के आइएगा। खाली छोड़ के आएंगे तो तकलीफ आप ही को देगा, बाद में मार्क्स लाने में बड़ा दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले तो यह है अति उत्पादन। एक समय ऐसा था कि जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चला था, उसके बाद हमें ग्रेट डिप्रेशन देखने को मिलता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तकरीबन जितनी भी कंट्रीज थी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ रही थी, ठीक है, वो सब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अमेरिका से खरीदी थी। अमेरिका बहुत अंत में उस युद्ध में उतरा। ठीक है, वो तब तक सारी चीज़ें सप्लाई कर रहा था। ठीक है, तो उसकी जो सप्लाई थी ना, है ना, सप्लाई जो थी वो बहुत ज़्यादा होने लगी। ठीक है, यानी अति उत्पादन यानी ओवर प्रोडक्शन के बारे में जब मैं बात करता हूँ तो याद रखना, उद्योगों ने जितना माल बेचा जा सकता था उससे कहीं अधिक माल का उत्पादन किया, जिससे अधिक चीज़ हुआ। अब डिमांड वहाँ पे 100 पीस की है, वो 1000 पीस क्या कर रहे हैं वहाँ पे बना रहे हैं। अगर ये बनाएंगे ऐसे बनाते रहेंगे तो जाहिर सी बात है खरीदेगा कौन। तो एक समय ऐसा आ गया कि खरीदने वालों की संख्या कम और बनाने वालों की संख्या अमेरिका में ज़्यादा हो गई, और ये मेन कारण बनता है तो 1929 में जो भी ये आर्थिक संकट आया उसका। दूसरा पॉइंट है सट्टा, स्पेकुलेशन मतलब सट्टा का मतलब ये था कि शेयर बाजार में तेजी, सट्टेबाज बढ़ने लगे और कीमतें बढ़ने की उम्मीद में स्टॉक खरीदना शुरू कर दिया उन्होंने, और वास्तविक मूल्य से नहीं आप कीमतें गिरी तो उसने व्याप्त कीमत संकट को कर दिया। मतलब कुल मिला के क्या हुआ कि शेयर मार्केट ने भी ऐसे कर दी। लोगों को लगा भाई अब क्या होता है, मैं बताता हूँ क्या होता है। जैसे किसी ने अफवाह भी फैला दी, ठीक है, अफवाह भी फैला दी भाई ये चीज़ें ना महंगी होने वाली है, तो बंदे वहाँ से पैसे निकाल लेंगे अपना। ठीक है, उससे वो चीज़ें खुद ब खुद महंगी हो जाएगी। ठीक है, शेयर मार्केट का कुछ खेल अलग है। ठीक है, बट ये मान लीजिए कि शेयर मार्केट में तेज़ी से सट्टा बढ़ने लगा, जिसके कारण सट्टेबाजी के कारण हम देखते हैं कि जो अमेरिका था उसके अंदर ग्रेट डिप्रेशन आता है। ठीक है, ये 2 पॉइंट पूछता है, आपको दोनों पॉइंट एक्सप्लेन करने होंगे। ठीक है, और कुछ। चलिए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या आता है, मेंशन द प्रोविजंस दैट कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सेकुलर कंट्री। आपको मेंशन करना है कि इंडिया एक सेकुलर कंट्री कैसे है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष कैसे है, भारत सभी धर्मों का सम्मान कैसे करता है। आपको कैसे कौन से आर्टिकल से देखने को मिलता है, तो लिखा है आर्टिकल 14, 25 और 28, इन तीनों के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। तो अनुच्छेद 14 या आर्टिकल 14 कहता है कानून के सामने सभी समान हैं और सबको एक प्रोटेक्शन का गारंटी मिलेगा। ठीक है, तो सबकी प्रोटेक्शन के लिए और सबको इक्वलिटी मिली है। ठीक है, कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण की गारंटी सबको देता है। ठीक है, समझ में आ गया। अनुच्छेद 14 कहता है कि कानून के सामने यानी भारतीय संविधान के सामने सभी बराबर है। भारतीय संविधान के सामने क्या है, सभी बराबर है। दूसरा है आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 बताता है कि भाई अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने के अधिकार की गारंटी देता है। ठीक है, आर्टिकल 25 कहता है कि भाई सभी धर्मों को मान सकते हैं, सभी धर्मों का आचरण अच्छा कर सकते हैं, प्रचार करने के अधिकार की गारंटी पूरी तरह से देता है। ठीक है, फिर आता है आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 कहता है प्रोहिबिट्स रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन गवर्नमेंट रन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी अनुच्छेद 28 कहता है सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा को निषेध कर दिया जाए। ठीक है,
यानी ना तो कुरान पढ़ाई जाएगी और ना ही गीता पढ़ाई जा रही है। ठीक है, तो ये नैतिक मूल्यों को भी बचा के रखना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारे संविधान की। तो ये 3 जो अनुच्छेद है, ये 3 आर्टिकल जो है वो मेन कारण बन जाते हैं हमारे देश को एक सेकुलर कंट्री बनाने में। ठीक है, फिर से कह रहा हूँ, आंसर को ऐसे लिखना है, ऐसे प्रेजेंट करना चाहिए आंसर कि जैसे आपसे बेहतर कोई कर ही नहीं सकता उस चीज़ को। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आता है थर्ड, सजेस्ट एनी 2 ways टू कंजर्व एनर्जी रिसोर्सेज इन इंडिया। यानी कि भारत में, ठीक है, भारत में 2 तरह से आप 2 वे बताइए, 2 ways बताइए, 2 रास्ते बताइए ऐसे जो कंजर्व कर सकते हैं एनर्जी रिसोर्सेज को, ऊर्जा संसाधन को बचाने के 2 आपको तरीके बताने। ठीक है, यहाँ इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं आप। ठीक है, सजेस्ट एनी 2 ways टू इम्प्रूव द यूजेज ऑफ सोलर एनर्जी। ठीक है, अच्छा दोनों अलग अलग है। चलिए पहले बात करते हैं ऊपर वाला। तो ऊपर वाले की जब हम क्वेश्चन पे बात करते हैं तो याद रखिएगा, पहला तो यह आपके सामने सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें या पैदल साइकिल वगैरह चलाएं। आपको एक कंट्री बताता है जापान। जापान के अंदर अमीरी में तो कोई कमी है नहीं, इंडिया से ज़्यादा ही अमीर है। ठीक है, क्योंकि छोटी कंट्री है तो ऑब्वियस सी बात है अमीर होगा। बस उसमें एक चीज़ जो देखने वाली ये है कि वहाँ के लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं साइकिल वगैरह को। जगह जगह पर साइकिल स्टैंड बनाए गए, इलेक्ट्रिक साइकिल्स का यूज़ किया गया है। तो कुल मिला के वो एनर्जी को रिस्टोर करना चाहते हैं और जैम वगैरह ना हो। आप देखते हैं यहाँ तो ऐसा जैम लगता है कि लंबाई बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे हर दूसरा बंदा अमीरी दिखाने के लिए कार खरीदता है ना। तो ट्रांसपोर्ट का यूज़ वो ज़्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही यूज़ करते हैं। गवर्नमेंट भी बड़ी तेज़ है, बस भी चला रखी है, बस के साथ साथ साइकिल्स का भी यूज़ करना सिखा रखा है। आइए साइकिल, अपना आधार कार्ड अपने कोई आईडी दीजिए, साइकिल ले जाइए वापस जहाँ पे जगह। ठीक है, तो सबसे पहले जापान ने ये चीज़ सीख ली है कि किस तरीके से सोलर एनर्जी वगैरह हो गया उसका यूज़ कीजिए। ठीक है, तो कुल मिला के सार्वजनिक परिवहन का उपयोग सबसे पहले उन्होंने शुरू कर दिया, इसलिए आज वो डेवलप कंट्री के नाम से जाने जाते हैं। दूसरा पॉइंट हमारे सामने, यूज़ एनर्जी एफिशिएंट एप्लायंसेस, यानी ऊर्जा कुशल उपकरणों का उपयोग कीजिए, यानी कि बिजली की खपत जितनी कम हो सके उतनी कम कीजिए। ठीक है, बिजली की खपत बहुत ज़्यादा कम करने की ज़रूरत है आज के डेट में। ठीक है, फिर आता है अगला क्वेश्चन, सजेस्ट एनी 2 ways टू इम्प्रूव द यूसेज ऑफ सोलर एनर्जी। यानी सोलर एनर्जी जो है उसको यूज़ करना है ना, 2 तरीके बताइए सोलर एनर्जी को इम्प्रूव करने के। अब सौर ऊर्जा बोलते हैं हिंदी में, सौर ऊर्जा के उपयोग को बेहतर बनाने के लिए कोई 2 तरीके सुझाएं। कौन कौन सा हो सकता है? पहले तो इंस्टॉल सोलर पैनल्स। ठीक है, सारे सोलर पैनल स्थापित कर दीजिए बिजली उत्पादन के लिए। देखो सौर ऊर्जा की ज़रूरत बिजली उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अभी उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बना है जहाँ पे सबसे ज़्यादा सोलर पैनल देखने को मिलते हैं पहाड़ों में। ठीक है, और वो 100% बनने भी वाला है। ठीक है, तो सोलर पैनल से आप क्या करते हो, बिजली का उत्पादन कर सकते हो। ठीक है, और इसका यूज़ अगर करना सीख लिया तो फिर तो कभी किसी चीज़ की कमी नहीं पड़ेगी, क्योंकि सौर ऊर्जा है वो एक ना ख़त्म होने वाली ऊर्जा है। ठीक है, दूसरा है सौर जल तापक को बढ़ावा दे। ठीक है, प्रमोट सोलर वाटर हीटर्स। ठीक है, यानी प्रमोट करना है सोलर वाटर हीटर को। ठीक है, यानी सौर जल ताप को बढ़ावा देना है। पानी गर्म करने के लिए पारंपरिक ऊर्जा के उपयोग को कम करें। ठीक है, गैसेस वगैरह का यूज़ करें, कम करें। तो सबसे ज़्यादा वहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि वो सोलर वाटर हीटर, आपने देखा होगा गांव वगैरह में छोटे छोटे हौज बना रखे हैं पहाड़ों की तरफ, जहाँ पे गर्म पानी का यूज़ किया हुआ है। ठीक है, फुल। तो ये 2 तरीके थे। ठीक है, समझ में आ गया। ये PDF आप मुझसे ले लीजिएगा, नीचे कॉमेंट में आपको नंबर दिख रहा होगा या फिर नीचे यहाँ कॉर्नर पर भी दिख रहा है। अगला है, इन वट वेज कैन द गवर्नमेंट इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट इन द रूरल सेक्टर। रूरल। ठीक है, तो लिखा है कि कौन से वेज में गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयमेंट शुरू किया है, वो कहाँ पे, गांव देहातों में। गांव देहातों में गवर्नमेंट की क्या मुहिम रही है रोज़गार को बढ़ाने के लिए? तो पहले तो है ग्रामीण बुनियादी ढांचे में निवेश करेंगे। ठीक है, निवेश करेंगे। तो लिखा है इन्वेस्ट इन रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। जब हम बात करते हैं इन्वेस्ट इन रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी ग्रामीण बुनियादी ढांचे में निवेश की बात करते हैं, तो याद रखना अगर गांव में सड़कें अच्छी हो रही हैं, सिंचाई आदि अच्छी हो रही है, तो इससे विकास होता है और इससे रोज़गार खुद ब खुद बनता है।
दूसरा है ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देंगे, अगर छोटे छोटे उद्योगों को हम बढ़ावा दें। हस्तशिल्प उद्योगों को बढ़ावा दें, यानी कि जो हाथों से बनाए जाते हैं। गांव देहात में तो आपने देखा होगा हस्तशिल्प उद्योग बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। हस्तशिल्प का मतलब होता है हाथों से बनाने वाले, ठीक है, उद्योग। हैंडीक्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट का मतलब जो हाथों से बनाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल राजस्थान के अंदर बहुत सारी अच्छी चीज़ें हाथों से बनाई जाती हैं। मधुबनी पेंटिंग बहुत ज़्यादा देखे होगा जो हाथों से बनाए जाने वाली, ठीक है। तो ये सब इसमें आता है, ठीक है। अगर गाँव की चीज़ों को प्रमोट करोगे तो जाहिर सी बात है गाँव के अंदर रोजगार खुद ब खुद बढ़ने लगेगा, ठीक है। तो उसके दो ही कारण है, पहले तो वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ पहुँचा दीजिए, और दूसरा क्या है, हर तरह के उद्योगों को, इंडस्ट्री को क्या करना है, सपोर्ट करना है, ठीक है। चलिए 25 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फिर 25 25वां, ठीक है। 25वां है हाउ वाज द सोशल एंड पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ इंडिया अफेक्टेड बाय द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, एक्सप्लेन। यानी कि पहले वर्ल्ड वॉर के समय में सामाजिक और राजनीतिक सिचुएशन, परिस्थितियाँ क्या थी पहले वर्ल्ड वॉर के समय में, और इंडिया में कैसा इफेक्ट डाला उसका। तो देखते हैं इसका आंसर। इसके आंसर कई तरीके से हैं, ठीक है। पहले तो इसका आंसर यहाँ पे देखो, ये रहा। पहले तो राष्ट्रवादी भावना में वृद्धि हुई। अब युद्ध होगा तो आप ये भी सोचिए, अगर युद्ध हो रहा है तो राष्ट्रवादी भावना भी बढ़ेगी, ठीक है। हर इंसान अपने अपने देश की बात करेगा, अपने शासन की बात करेगा, तो स्वशासन की मांग उठने लगी, ठीक है। और स्वशासन की मांग उठने लगी। और दूसरा यह है आर्थिक कठिनाई, ठीक है। दूसरा क्या है, आर्थिक कठिनाई। आर्थिक कठिनाई के बारे में जब हम बात करते हैं तो याद रखना इसके अंदर आता है इकोनॉमिक हार्डशिप। इकोनॉमिक हार्डशिप जो है ना, द वॉर कोज प्राइस राइस एंड शॉर्टेज अफेक्टिंग द कॉमन पीपल, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। तो अगला आता है आर्थिक कठिनाई, यानी कि हार्डशिप जो मैंने बताया, इकोनॉमिक हार्डशिप। युद्ध के कारण कीमतें बढ़ी और कमी हुई, जिससे आम लोग प्रभावित हुए, ठीक है। तो आम लोगों का प्रभावित होना भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि देखो जब आम लोग प्रभावित होंगे तो देश के अंदर खुद ब खुद हमें क्या देखने को मिलेगा, कमियाँ देखने को मिलेगी। अब देश के अंदर कब ये सारी चीज़ें निकल के आती हैं, जब देश के अंदर कोई चीज़ बेहतर नहीं हो पाती है, तो लोगों को लगता है यार ये हम पे शासन भी कर रहे हैं और हमारा सपोर्ट भी नहीं कर रहा। तो ये चीज़ें देखने को मिलती है, और यहीं से कहीं ना कहीं क्या देखने को मिलती है, आर्थिक कठिनाई। अगला क्वेश्चन आता है इसी में, या में है या फिर और में, हाउ डिड द इंडियन मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट रिलेट देमसेल्फ टू द सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट, एक्सप्लेन। यानी कि सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट को इंडस्ट्रियलिस्ट ने किस तरीके से देखा। तो लिखा है भारतीय व्यापारी और उद्योगपति सविनय अवज्ञा आंदोलन से खुद को कैसे जोड़ते हैं, समझाइए। तो लिखा है आंदोलन का समर्थन करना, पहला पॉइंट तो आंदोलन का समर्थन किया, ठीक है। दूसरा वित्तीय सहायता प्राप्त की, ठीक है। तो आंदोलन का समर्थन किस तरीके से, उन्होंने इसे अंग्रेजों के आर्थिक प्रभुत्व को चुनौती देने के तरीके से के रूप में देखा, ठीक है। यानी कि इन्होंने कैसे देखा, इन्होंने अंग्रेजों के आर्थिक प्रभुत्व को चुनौती देने के बारे में बात की। क्योंकि देखो अगर सविनय अवज्ञा आंदोलन में अगर व्यापारी पूरी तरह से, उद्योगपति भी इन्वॉल्व होंगे तो इससे क्या होगा, इससे उनके पास पैसों की कमी नहीं होगी जो भी इनके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। दूसरा वित्तीय सहायता बहुत अच्छा होना, फाइनेंशियली सपोर्ट मिलेगा, तो जाहिर सी बात है ना वो जो आंदोलन होगा वो बहुत टॉप पे चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमें ये भी देखने को मिल रहा था कि फाइनेंशियली भी कहीं ना कहीं उनके अंदर मजबूती देखने को मिल रही थी, और ये ज़रूरी भी था। अगर फाइनेंशियली वो मजबूत नहीं होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो अंग्रेज़ों से कहाँ लड़ पाएंगे, क्योंकि अंग्रेज़ों के पास हर एक चीज़ है, हर एक मुहिम पे उन्होंने अपने आप को क्लियर कर रखा है, ठीक है। मगर यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें चीज़ें देखने को मिलती है कि कुछ भी मतलब इनके पास है नहीं। तो ऐसे में एक ही लास्ट पॉइंट था, वो सपोर्ट, और वो सपोर्ट किसका, हाँ ठीक है। तो सपोर्ट क्या था, किसका था, व्यापारी और उद्योगपति का, ठीक है। समझ में आ गया। चलो इसके आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और यहाँ से 26 से काफ़ी है, ठीक है। तो यहाँ तक कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। और ठीक है, कोई भी दिक्कत हो नीचे दिए हुए कमेंट में पूछ सकते हैं, बाकी नीचे दिए हुए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।